सभी को स्क्रीन विजिबल? लास्ट क्लास के हैंडआउट्स ठीक है। चलो देखते हैं लास्ट क्लास में क्या करें। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले देखा था कि सूडो एलआरयू क्या होता है, वापस से रिविजिट किया था इस कॉन्सेप्ट को। फिर हमने देखा कि हर प्रोसेसर में जब इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होते हैं तो हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटिटी कौन सी? एवरेज एक्सेस टाइम। एवरेज एक्सेस टाइम का मतलब कि किसी एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है ऑन एन एवरेज, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीपीयू के पास। एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, वो एवरेज एक्सेस टाइम होता है। अब हम क्या चाहते हैं कि वो जो एवरेज एक्सेस टाइम है वो कम से कम, जितना कम हो सकता है, क्योंकि जितना कम वो होगा उतना ही हमारा प्रोसेसर फास्ट होगा या फिर एफिशिएंट होगा। तो एवरेज एक्सेस टाइम क्या होता है? टोटल टाइम टेकन टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड बाय एन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसी को अगर पूरे तरीके से लिखें तो एवरेज एक्सेस टाइम बनता है हिट टाइम प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी। क्यों? क्योंकि हिट टाइम तो सब हर एक इंस्ट्रक्शन को लगना ही लगना है। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होंगे जिनके लिए मिस पेनल्टी भी लगेगी, तो इसलिए हम मिस रेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। फिर हमने कुछ कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखी थी। कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का मतलब कि हम किस तरीके से स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैश की स्पीड को सीपीयू की स्पीड के नज़दीक लेके जा सकते हैं। हमारे तीन मेन मोटिव थे, या तो हम हिट टाइम को कम कर दें, या हम मिस रेट को कम कर दें, या फिर हम मिस पेनल्टी को कम कर दें। पहली टेक्निक हमने देखी थी लार्ज ब्लॉक साइज कर सकते हैं। अगर हम ब्लॉक का साइज ज़्यादा कर देंगे तो उससे मिस रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी एक बारी में कैश में पड़ी रहेगी। कंपलसरी मिसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने ए को कैश के अंदर बुलाया तो उसके साथ बी सी डी भी आ गए थे। तो अगर कल को प्रोसेसर सी की डिमांड करता है तो हमारे पास सी ऑलरेडी पड़ा है, कंपलसरी मिस होगा नहीं उस केस में। लेकिन लार्ज ब्लॉक साइज करने से क्या होता है, कई बार हम यूजलेस डेटा भी लेके आ सकते हैं। हो सकता है सीपीयू को कभी सी और डी की जरूरत ही ना पड़े, हमारे पास ऐसे ही पड़ा है। दूसरे कॉन्फ्लिक्ट मिस, अगर तुम एक पर्टिकुलर कैश के अंदर पहले छोटे छोटे ब्लॉक्स थे बहुत सारे, अब बड़े बड़े ब्लॉक्स कुछ हैं, तो अगर तुम्हें एक ब्लॉक चेंज करना है उसके लिए पूरा का पूरा ब्लॉक तुम्हें निकालना पड़ेगा, इधर से नया का नया ब्लॉक लेके आना पड़ेगा। अगर तुम एक ब्लॉक निकाल रहे हो तो तुम बहुत सारी क्वांटिटी, बहुत सारा डेटा एक ही बारी में निकाल रहे हो सकता है सीपीयू को नेक्स्ट साइकिल में या फिर अगली 10 साइकिल्स में फिर से उस डेटा की जरूरत पड़ जाए, फिर तुम्हें पूरा ब्लॉक वापस से रैम से लेके आना पड़ेगा। इसी में मिस पेनल्टी भी बढ़ जाती है। दूसरा हमने देखा कि कैश का साइज ही लार्ज कर देते हैं। जहां हम 2 MB का कैश बना रहे हैं, हम उसको 16 MB का बना देते हैं, 32 MB का बना देते हैं। इसे करने से क्या होगा, एक तो मिस रेट डेफिनेटली कम होगा कि हम जो डेटा ला रहे हैं रैम से वो एक बारी में ज़्यादा लें, तो मिस रेट कम हो गया, कैपेसिटी मिस कम हो गया, साथ में कंपलसरी मिसेस भी कम हो जाएंगे। स्लो में क्या होता, लेकिन ये लार्ज कैश करने से क्या होगा, हमने देखा है कि जितना बड़ा मेमोरी का साइज होता है उतनी वो स्लो होती है, क्योंकि उसमें किसी पर्टिकुलर डेटा को ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग जाता है। छोटी मेमोरी होगी तो डेटा को ढूंढने में टाइम कम लगेगा, बड़ी मेमोरी होगी तो डेटा को ढूंढने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इससे हिट टाइम बढ़ जाता है, जो कि हम नहीं चाहते। तीसरा तरीका कि हम एसोसिएटिविटी बढ़ा दें। जहां हम चार चार ब्लॉक्स का एक सेट बना रहे हैं, वहां हम 16 का क्यों नहीं बना लेते हैं, हम 32 का 64 का क्यों नहीं बना लेते हैं? इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि जो सीपीयू एड्रेस देगा उसमें सेट नंबर दिया होगा, टैग एड्रेस दिया होगा। तो अगर 4 वे एसोसिएटिव है तो सेट नंबर ढूंढने के लिए, और जस्ट सपोज करो कि यहाँ पे 64 ब्लॉक्स थे, 64 टोटल ब्लॉक्स थे, चार चार ब्लॉक्स का एक सेट है, तो तुम्हारे पास टोटल 16 सेट्स हो गए। अब अगर तुमने सेट नंबर को ढूंढना है तो तुम्हें 16 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर 16 में वाला है तो वहां पर सिर्फ 4 कंपैरिजन में टाइम काम चल जाएगा। ऑन द अदर साइड, जब तुमने सेट पता कर लिया उस पर तुम्हें टैग मैच करना है। टैग मैच करोगे तो जहां पर तुम्हारे पास चार ही ब्लॉक्स का एक सेट था,
तुम्हें 4 ही टैग कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास 16 में सेट एसोसिएटिव है तो तुम्हें वहाँ पे 16 टैग कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो देख लो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो एक पर्टिकुलर लिमिट आती है जहाँ पर हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है प्रोसेसर की। उससे ज़्यादा अगर हम सेट एसोसिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं तो एफिशिएंसी कम होने लग जाती है। फोर्थ था कि हम मल्टी लेवल कैशेस कर लें ताकि सीपीयू की स्पीड तक मैच हो सके, उससे हिट टाइम बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, हमने देखे थे कि 3 तरीके के मिस होते हैं कंपलसरी, कॉन्फ्लिक्ट, कैपेसिटी। कंपलसरी तब जब किसी भी ब्लॉक को हम पहली बार सीपीयू एक्सेस करना चाहता है और वो कैश के अंदर आता है, वो कंपलसरी मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है कि एक ब्लॉक है जिसको तुमने अभी के अभी एविक्ट आउट किया है, बाहर निकाला है कैश से, और अगली ही कुछ देर में सीपीयू ने उसको वापस मांग लिया, तो तुम वापस रैम से उठा के लेके आओगे। कैपेसिटी मिस क्या होता है? कैपेसिटी मिस की मतलब कैश में जगह कम थी, तुम्हें ज्यादा ब्लॉक्स चाहिए थे, वो एक बारी में नहीं आ सकते, तो कैपेसिटी मिस। फिर हमने कुछ एडवांस्ड कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखी थी। पहला था वे प्रिडिक्शन। जस्ट सपोज करो कि तुम्हारे पास 4 वे सेट एसोसिएटेड है। सेट 0 के अंदर ब्लॉक 0 है, ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है। तुम देख रहे हो बार बार कि जब भी सीपीयू एक्सेस कर रहे हो सेट 0 को, तो हर बार ब्लॉक B1 को कर रहे हैं। ब्लॉक 0, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 को एक्सेस कर ही नहीं रहा है वो, या फिर बहुत कम कर रहा है। तो तुम्हें एनालिसिस से पता चला कि यार जैसे ही सीपीयू मेरे को बोलेगा ना कि सेट 0 देखना है, तो मैं सबसे पहले ब्लॉक 0 नहीं देखूंगा, ब्लॉक 2 नहीं देखूंगा, ब्लॉक 3 नहीं देखूंगा, सबसे पहले ब्लॉक B1 देखूंगा मैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि सीपीयू को B1 चाहिए। तो तुमने एनालिसिस करके बना लिया, तुमने प्रेडिक्ट किया कि शायद सीपीयू B1 को मांग रहा है। ठीक है, ये होती है वे प्रेडिक्शन टेक्निक्स। पावर गेटिंग भी इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट है। जब हमें पता है कि B1 को मांग रहा है सीपीयू बार बार, तो हम B0, B2 और B3 को पावर सप्लाई देना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, ताकि हम पावर सेव कर सकें। पावर सेव क्यों करना चाहते हैं हम? हमारे पास पावर कम है? नहीं, पावर तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जितनी ज्यादा पावर एक बारी में सिस्टम में जाती है उतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है, और हीट जब जनरेट होती है तो वेयर एंड टियर होता है प्रोसेसर का, बाकी सिस्टम के इक्विपमेंट्स का भी। हम वो नहीं चाहते। तीसरी कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो हमने देखी थी एडवांस वाली, वो थी विक्टिम कैश। विक्टिम कैश, विक्टिम कैश में क्या होता है? अगर कोई L1 में कैश पड़ा है, L1 सर L1 कैश में कुछ डेटा पड़ा है, और तुम्हें कोई नया डेटा चाहिए तो तुम्हें L1 कैश से निकालना पड़ेगा। अगर तुमने वो डेटा निकाल के L2 में भेज दिया, सर सपोज करो, और वापस सीपीयू ने वही डेटा मांग लिया, तो तुम्हें वापस L2 से लेके आना पड़ेगा। ये जो बीच की हैसल हो रही है तुम्हारी, जो तुम्हें पेनल्टी लग रही है, मिस पेनल्टी, ये टाइम ज्यादा है। हम इसको कम करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, L1 और L2 कैश के बीच में एक छोटा सा विक्टिम कैश लगा देते हैं। विक्टिम कैश का मतलब L1 कैश से हम जिसको भी बाहर निकालेंगे वो पहले विक्टिम कैश में जाएगा, L2 में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इन केस सीपीयू ने वो उस डेटा को वापस मांग लिया तो हम विक्टिम कैश से उसको ला के दे देंगे। विक्टिम कैश छोटा होता है काफी, और L1 कैश के बहुत करीब होता है, तो हमारी जो मिस पेनल्टी है ना वो बहुत कम हो जाती है। फिर हमने देखा था कि हम कैश को भी पाइपलाइन कर सकते हैं। जैसे कि स्टेज 1 हमने बना ली कि इंडेक्स करेंगे, देखेंगे कि सेट नंबर कौन सा है। सेकंड नंबर पर टैग कंपैरिजन करेंगे, जो सीपीयू ने टैग भेजा है वो किसी भी ब्लॉक के साथ टैग के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, स्टेज 3 पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हिट हुआ या मिस हुआ। स्टेज 4 पे डेटा को ट्रांसफर कर लेंगे। इसको पाइपलाइन कैसे करेंगे? जैसे सपोज करो कि सीपीयू ने मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी है अलग अलग डेटा के लिए। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में जो रिक्वेस्ट 1 थी वो इंडेक्सिंग के फेज में, सेकंड क्लॉक साइकिल में जो रिक्वेस्ट 2 थी वो इंडेक्सिंग में आ गई और रिक्वेस्ट 1 टैग कंपैरिजन वाले में चली गई। थर्ड क्लॉक साइकिल में जो रिक्वेस्ट 1 थी वो हिट और मिस चेक वाली स्टेज में चलेगी। रिक्वेस्ट 2 जो थी वो टैग कंपैरिजन में चलेगी, और जो रिक्वेस्ट 3 थी वो इंडेक्सिंग में। तो इस तरीके से हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं पूरी प्रोसेस को। एक मिनट।
फिफ्थ एडवांस्ड कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमने देखी थी मल्टी बैंक कैश। मल्टी बैंक कैश में क्या होता है, यूजुअली जो ट्रेडिशनल कैशेस हम बनाते हैं उनमें क्या करते हैं कि कैश है, सीपीयू है, इन दोनों के बीच में सिंगल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि एक बारी में सीपीयू एक ही रिक्वेस्ट भेज सकता है। मल्टी बैंक कैश से हमने क्या किया, कैश के अंदर ब्लॉक्स को इस तरीके से अरेंज कर लिया, कैश के अंदर हमने ब्लॉक्स को इस तरीके से अरेंज कर लिया कि हमने कुछ कुछ पर्टिकुलर मल्टीपल कनेक्शंस बना दिए, जहां पर पहले सीपीयू एक ही रिक्वेस्ट भेज पा रहा था, अब हम 3-4 एक साथ कर सकते हैं। एक साथ का मतलब पहले सीपीयू ने एक रिक्वेस्ट भेजी, जब तक वो रिक्वेस्ट कैश प्रोसेस कर रहा है इतने में सीपीयू ने दूसरी रिक्वेस्ट भी भेज दी। अब जब डेटा आ रहा है पहले कैश से, तो जो सेकंड रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी कैश के पास पहुंच चुकी है, तो उधर प्रोसेस हो रही है। इससे हम थोड़ा थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। फिर हमने देखा था कि एक अर्ली रीस्टार्ट कैटेगरी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ली रीस्टार्ट में क्या होता है, तो सपोज करो कि तुम्हारा एक वर्ड था, एक ब्लॉक था, ठीक है, एक ब्लॉक था, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स थे, W1, W2, W3, W4, ठीक है। जो सीपीयू है, सीपीयू ने तुमसे मांगा W3। अब अगर तुम्हें W3 देना है तो तुम्हें पता है कि जो कैश और रैम है उनके बीच में पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर होता है, सिर्फ वर्ड ट्रांसफर नहीं होता। तो तुम्हें पहले W1 भी लेके जाना पड़ेगा, W2 भी, W3 भी, W4 सारे लेके जाने पड़ेंगे, उसके बाद तुम आगे प्रोसेस करोगे। तो हमने कहा कि हम ठीक है W1 W2 तो लेके जाने पड़ रहे हैं, W3 भी लेके जाना पड़ रहा है, क्यों ना हम ऐसा करें कि जब हम W4 को लेके जा रहे हैं हम उसी वक्त W3 को सीपीयू को दे भी दें। हम W4 के आने का वेट कर ही क्यों रहे हैं, वो तो हमारे लिए यूजलेस ना, जो हमें डेटा चाहिए था W3 वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम सीपीयू को दे देते हैं, W4 आता रहेगा आराम से बाद में। सेम कॉन्सेप्ट क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट में होता है। क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट में क्या होता है कि W1 W2 W3 W4 चार वर्ड्स थे एक ब्लॉक के अंदर, सीपीयू ने W3 मांगा, तो अब हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ एल्गोरिदम, कुछ ना कुछ ऐसा ट्वीक्स करके हम क्या करते हैं, हम रैम को बोलते हैं कि भाई तू W3 भेज दे सबसे पहले। W1 W2 तो हमारे लिए यूजलेस है, तू भेजेगा तो सही सारे के सारे, बट पहले W3 भेज दे। W3 भेजा, फिर W4, फिर W1, फिर W2। जैसे ही पहली बार में W3 जाएगा कैश के पास, कैश उसी वक्त W3 सप्लाई कर देगा सीपीयू को, उसके बाद बाकी जो यूजलेस वर्ड्स है वो आते रहेंगे। फिर हमने देखा था हार्डवेयर प्रीफेचिंग क्या होता है। हार्डवेयर प्रीफेचिंग इज सिमिलर कॉन्सेप्ट कि हम ऑलरेडी जो डेटा है रैम के अंदर उसको और लेके आ रहे हैं इस बेसिस पे कि शायद वो सीपीयू कैश सीपीयू के काम आ जाए। और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था शायद पुराने वाला। हमने देखा था कि जो सीपीयू एड्रेस भेजते हैं वो तीन चीजों में बटा होता है, टैग एड्रेस, सेट इंडेक्स और ब्लॉक ऑफसेट। टैग सबसे पहले कैश के पास जब ये एड्रेस आता है पूरा, तो वो क्या करता है, वो डीकोड करता है, वो देखता है कि सेट इंडेक्स के कौन से बिट्स हैं, सेट इंडेक्स के जो बिट्स हैं उनको डीकोड करके पता करता है कि कौन से सेट नंबर में मेरा डेटा पड़ा है। फिर वो टैग एड्रेस देखता है, जो टैग एड्रेस सीपीयू ने भेजा क्या वो सेम टू सेम टैग एड्रेस मेरे उस पर्टिकुलर सेट में है किसी ब्लॉक के पास। अगर है तो मेरे को उधर से डेटा लेना है। थर्ड कंडीशन, थर्ड स्टेज क्या आती है, ब्लॉक ऑफसेट की। उस पर्टिकुलर ब्लॉक में अब सीपीयू के पास जब कैश से डेटा जाता है तो वो पूरा ब्लॉक नहीं जाता, वो वर्ड जाता है। जो चीज उसने मांगी है सीपीयू ने सिर्फ वही जाती है। रैम और कैश के अंदर ब्लॉक का ट्रांसफर होता है, बट कैश और सीपीयू के अंदर छोटे छोटे वर्ड्स के ट्रांसफर होगा। तो हम देखते कि हमें ब्लॉक तो मिल गया पर्टिकुलर, लेकिन उस पर्टिकुलर ब्लॉक में W1 W2 W3 W4 चार वर्ड्स थे, तो हमें उनमें से कौन सा भेजना है सीपीयू को, वो थर्ड स्टेज पे हम ब्लॉक ऑफसेट बिट से देखते हैं। यही था जो भी हमने किया था। देखो कंपलसरी में इसमें कुछ भी नहीं होता है। कंपलसरी, कंपलसरी पूछा ना तुमने, हाँ कंपलसरी। देखो अभी अभी ना मैंने लैपटॉप स्टार्ट किया अपना, तो मेरा कैश खाली है, ठीक है, रैम के अंदर डेटा पड़ा है, रैम के अंदर डेटा पड़ा है, कैश मेरा खाली है। जैसे ही मैंने सॉरी जब स्टार्ट किया तो रैम भी खाली थी, रैम भरी पहले एसएसडी से, जो मैं एमएस टीम्स व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, रैम ने वो सब डेटा उठाया एसएसडी से। फिर रैम ने कैश के अंदर कुछ डेटा भेजा और कैश सीपीयू को भेजा। सीपीयू ने जस्ट सपोज करो कि ए मांगा कैश से, तो इस वक्त कैश खाली था,
सीपीयू ने ए मांगा, कैश खाली था, तो कैश लोड होगा रैम से। जब तुम पहली बार किसी डेटा को कैश से मांगते हो ना, तो ऑब्वियसली वो तुम्हें नहीं मिलेगा कैश के अंदर, L1 कैश के अंदर नहीं मिलेगा, तुम्हें L2 जाना पड़ेगा या L3 जाना पड़ेगा या फिर रैम जाना पड़ेगा। जब भी तुम पहली बार कोई भी डेटा मांगोगे, वो मोस्ट केसेस में चांस यही है कि तुम्हें उस कैश के अंदर नहीं मिलेगा। तो जब तुम पहली बार किसी डेटा को लेके आओगे, तो जेन्युइनली तुम्हें पता है कि वो मिस होगा ही होगा, तो इसलिए उसको कंपलसरी मिस बोलते हैं कि जो होना ही होना है। जैसे सपोज करो, रुक जाओ बताता हूँ। व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? ओके, आज हमारी डेट है 22। देखो, कंपलसरी मिस का एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ तुम्हें। ये सीपीयू है, ये कैश है, ठीक है, ये ब्लॉक है इसका, और ये है रैम। ठीक है। अभी कैश खाली पड़ा है, ये रैम है। सीपीयू ने ए की डिमांड की, ठीक है, यहां पर पड़े थे मान लो ए, बी, सी और डी, ठीक है। सीपीयू ने ए की डिमांड की, या जस्ट सपोज करते कि बी की डिमांड की। चलो, सीपीयू ने कहा कि मेरे को बी चाहिए, कैश ने कहा कि मैं तो खाली हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो कैश ने क्या किया, रैम को कांटेक्ट किया, रैम ने कहा हाँ मेरे पास है। तो रैम पूरा का पूरा ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक मेरे 4 वर्ड्स का है, 4 वर्ड्स तुम देख सकते हो, ए बी सी डी है, और ब्लॉक एक है ये मेरा। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो गया कैश के अंदर, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ए बी सी डी। सीपीयू ने बी मांगा था, तो बी जब तुम ढूंढने गए थे तो तुम्हें बी कैश में नहीं मिला था, ये तुम्हें याद है। जब तुम बी ढूंढने गए तो तुम रैम से लेके आए हो बी को, तो जब सीपीयू ने बी को एक्सेस किया तो वो कंपलसरी मिस था। अब सीपीयू ने अगर ए को एक्सेस किया, ध्यान से देखो, ए को जब सीपीयू एक्सेस करना चाह रहा है पहली बार पूरी लाइफ टाइम में, जब सीपीयू ए को पहली बार एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो उसको कैश में मिल रहा है, तो वो मिस नहीं होगा, वो हिट होगा। अब तुम एक चीज देख रहे हो कि हम लाए तो सिर्फ बी के लिए थे, बट अगर ए को एक्सेस किया तो वो हिट, सी को अगर सीपीयू एक्सेस करना चाहे तो वो भी हिट, डी को करना चाहे तो वो भी हिट। सिमिलर कॉन्सेप्ट, जस्ट सपोज करो कि सीपीयू ने यहाँ पे भी कुछ भर लिया, इसमें भी कुछ, इसमें भी। अब सीपीयू को कुछ नया डेटा चाहिए और तुम इस वाले ब्लॉक को बाहर निकाल रहे हो ताकि नया डेटा आ सके। अब तुमने इसको बाहर निकाल दिया, सपोज करो सीपीयू को ई चाहिए था और ई यहाँ पे लाके दे दिया था तुमने, ठीक है, ई एफ जी एच टोटल लाके दे दिए थे, और ये नीचे वाले तीनों भर रखे थे। अब क्योंकि एबीसीडी बाहर चला गया, इन केस सीपीयू बी को एक्सेस करना चाहे या फिर सी को एक्सेस करना चाहे, तो सीपीयू को कैश में नहीं मिलेगा ये, तो सीपीयू वापस से उठा के ले गया, जो कैश है वो रैम से वापस उठा के लेके आएगा पूरा का पूरा एबीसीडी ब्लॉक। तो अब ये दूसरी बार एक्सेस करना चाह रहा है सीपीयू बी को, इस टाइम पे ये होगा कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस क्यों? कॉन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है, एक ऐसा डेटा जो तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा था कैश के अंदर, तुमने किसी वजह से उसको बाहर निकाल दिया और अब तुम्हें उसकी वापस जरूरत पड़ रही है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट मिस होता है, ठीक है। सी के साथ भी, सी ऑलरेडी आ चुका था पहले कैश के अंदर, अब तुमने बाहर निकाला, अब तुम्हें वापस अगर जरूरत पड़ रही है सी की, तो वो कॉन्फ्लिक्ट मिस है। आई होप इट्स क्लियर नाउ।
तब ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस कर लें थोड़े 6th-7th वीक के। असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस करवाऊं या फिर वीडियो वाले करवाऊं? वीडियो वाले करवा देता हूँ। असाइनमेंट वाला हम 26 और 27 का प्लान लेके चल रहे हैं। ठीक है, 26 हमारा लगभग सिलेबस 25 तक हो जाएगा पूरा खत्म, जो भी वीक 1 to 9 है, 1 to 9 सारे वीक्स हो जाएंगे। और 26-27 में प्लान कर रहा हूँ कि हम सारे असाइनमेंट्स के क्वेश्चन सोल्व कर लें। तुम लोगों के लिए वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी वीडियोस का एक ही काम होता है कि मैं जो कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स है या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इजी कर रहा हूँ। वीडियो ज़रूर देखा करो। देखो मेरी वीडियोस देखोगे तो पास तो ही जाओगे, इतनी गारंटी है। लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर थोड़ा वो है कि हाँ तुम्हें थोड़े ज़्यादा मार्क्स चाहिए या तुम्हें सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा सा और तो करना पड़ेगा। वीक 10 to 12 नहीं करनी है। वीक 10 to 12 क्यों नहीं करनी है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। हमारे पास टाइम नहीं है, नंबर 1 वीक 10 to 12 करने के लिए। हम जो ऑलरेडी करेंगे उसी को रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है वीक 10 to 12 में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते। 3 क्रेडिट है? अरे भाई मैं कहाँ भगवान यार। सीओए के 3 क्रेडिट्स आयुष। हम्म, तुम्हें ये नपटल वाला पोर्टल दिख रहा है? वीक 12 भी इम्पोर्टेंट है। कर ले भाई तू वीक 12, तेरे को ज्यादा ही करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रुको रुको। अब पूरी स्क्रीन विजिबल है ना? लाइक अगर मैं व्हाइट बोर्ड भी दिखाऊं तो तुम्हें दिख जाएगा शायद। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा साथ में तुम लोग नोटबुक पेन लेके बैठो, साथ साथ करेंगे क्वेश्चंस, मैं अकेला नहीं करूंगा। ठीक है, लेके बैठो नोटबुक पेन और ये क्वेश्चन सोल्व करो मेरे साथ साथ। मैं साथ साथ अपना लिख रहा हूँ यहाँ पे।
कर रहे हो साथ साथ? कौन कौन कर रहा है? ठीक है, करो करो। जिसका आंसर आ जाए वो बता देना यार मेरे को। क्वेश्चंस तो मेरे को भी नहीं आते, मैं भी तुमसे ही सीखूंगा आज। यार इसको क्या हो गया? चलो यहाँ तक किस किसने कर लिया जहां तक मैंने किया? I joined today, but prior knowledge is required for this. You will have to watch previous lecture recordings. मुझसे मांग लेना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एसोसिएटिविटी कैसे पता लगे? एसोसिएटिविटी कैसे पता लगी? ये देखो,
मैंने तुम्हें बताया था 3 तरीके के कैश होते हैं, डायरेक्ट मैप, फुली एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव। सेट एसोसिएटिव में तुम्हें 4 वे दे रखा होता है, 16 वे दे रखा होता है। जब ये 4 या 16 ये जो नंबर है ये 1 होता है ना, तो उसको हम डायरेक्ट मैप्ड कैश बोलते हैं। तो जो अभी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मैप्ड कैश ही दे रखा है, तो यानी कि एसोसिएटिविटी 1 है इसकी। तो अगर तुम टोटल सेट्स वाला फॉर्मूला लगाओगे, टोटल सेट्स इक्वल्स टू कैश साइज अपॉन में ब्लॉक साइज इनटू एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिव 1 है, तो उससे ऐसे निकल जाएगा। यस डन, आंसर भी आ गया। ठीक है। ये प्रतीक और आयुष का थोड़ा अलग अलग कैसा आ रहा है आंसर? ठीक है, तुम ही बताओ कैसे हो रहा है, अब एक्सप्लेन करो। ई को कैसे कन्वर्ट करा है? ये हेक्साडेसिमल है ना ई। देखो 9 तक तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी, 15 होता है क्या? हाँ 15 होता है। लास्ट 6 बाइट जाएंगे। चलो चलो मैं सोल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि 32 केबी का डायरेक्ट मैप कैश है, तो मैंने लिख लिया 32 केबी कैपेसिटी है कैश की, उसको कन्वर्ट कर लिया 2 केबी पावर्स में, तो 2 के पावर 15 बाइट्स आ गए मेरे पास। फिर ये कह रहा था कि 64 बाइट का कैश ब्लॉक है, एक ब्लॉक, तो 64 बाइट का ब्लॉक यानी कि 2 की पावर 6 बाइट्स का एक ब्लॉक। अब हमने टोटल सेट्स निकालने हैं। हमारा जो एड्रेस है जो सीपीयू ने दिया वो टैग के फॉर्म में होगा, सेट नंबर भी होगा, ब्लॉक ऑफसेट भी होगा, ये कुछ कुछ बिट्स होंगे हर किसी के लिए। तो टोटल सेट हमने कैसे निकाले? टोटल सेट्स इक्वल्स टू कैश साइज अपॉन में ब्लॉक साइज इनटू एसोसिएटिविटी, क्योंकि ये डायरेक्ट मैप कैश है, एसोसिएटिव 1 होगी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लिखने से। तो कैश साइज था 2 की पावर 15, ब्लॉक साइज है 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 9 सेट्स आ गए। अब जो 9 यहाँ पे आया ना, ये 9 नंबर ऑफ बिट्स हमें यूज करने पड़ेंगे सेट नंबर बताने के लिए। और ये जो 16 या ये 6 जो यहाँ पे आता है यानी कि 6 बिट्स हमें यूज करने पड़ेंगे ब्लॉक ऑफसेट बताने के लिए। मैंने पूरे एड्रेस को ओपन किया नीचे और उसमें डिवाइड कर लिया। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये ब्लॉक ऑफसेट का है मेरा, जो ग्रीन वाला है वो सेट नंबर बताएगा, और जो ब्लू वाला है वो टैग एड्रेस है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गिव द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग बाइट ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द ब्लॉक दैट कंटेन्स द एड्रेस। देखो ये कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है तुम्हारे पास कैश के अंदर पड़ा है, ठीक है, ये तुम्हारी कैश थी, कैश मेमोरी, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मुझे नहीं पता कितने, एक बार नहीं पता। गिव द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग बाइट ऑफ द फर्स्ट वर्ड। ये कह रहे हैं कि जो उस ब्लॉक, ये ब्लॉक दे रखा है इन्होंने, ये जो एड्रेस है ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक को वो कर रहा होगा, पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो सपोज करो कि इस ब्लॉक को कर रहा था, इस ब्लॉक का नाम है ए बी सी डी, कुछ ए मतलब ए लिख लो खाली, ठीक है, इस ब्लॉक का कुछ नाम था ए, इसको ब्लॉक कर रहा है। हमने ये कैसे पता किया कि कौन सा ब्लॉक है? सेट नंबर से। डायरेक्ट मैप्ड कैशिंग में जो सेट नंबर होता है वही तुम्हारा ब्लॉक नंबर होता है, क्योंकि एसोसिएटिविटी 1 है, तो एक ही ब्लॉक का एक ही सेट बन रहा है, तो जो सेट नंबर है वही ब्लॉक नंबर है। तो हमें ये जो बिट्स है इनसे पता चल गया कि हमारा ब्लॉक कौन सा है। अब उस ब्लॉक में से हमें ऑब्वियसली सीपीयू को एक वर्ड देना होता है, हम पूरा का पूरा ब्लॉक नहीं उठाते। तो ये कह रहे हैं कि इस ब्लॉक में जो फर्स्ट वर्ड है तुम्हारा, उस फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट बाइट का एड्रेस बताओ। सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ड क्या है इसका? हमें पता है कि ये जो 6 बिट्स है ना, ये 6 बिट्स ब्लॉक ऑफसेट के होते हैं, यानी कि ये वर्ड नंबर बताते हैं और उस वर्ड में कौन सा बाइट है वो बताते हैं। तो वर्ड नंबर क्या होगा? एक मिनट, इसको अलग से लिख लेते हैं, 100 100, ठीक है। अच्छा अब तुम लोगों ने ये कैसे पता किया कि हम बाइट के लिए कितने बिट्स यूज करेंगे और उसके लिए कितने बिट्स यूज करेंगे? वर्ड के लिए कितने बिट्स यूज करेंगे और बाइट के लिए कितने बिट्स यूज करेंगे?
कैश की कैपेसिटी तुम्हें 32 केबी दे रखी थी। 32 को अगर तुम 2 की पावर में लिखोगे तो 2 की पावर 5 बनता है। केबी को नॉर्मल बाइट्स में कन्वर्ट करोगे तो 2 की पावर 10 बनता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे ना, 2 की पावर 15 आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें पता चलेगा कि ब्लॉक ऑफसेट के इतने बिट्स हैं, 100 100, यानी ये 6 बिट्स हैं जो ब्लॉक ऑफसेट बता रहे हैं। तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि इसके कितने बिट्स हमें वर्ड नंबर बताएंगे और कितने बिट्स हमें बाइट ऑफ दैट वर्ड बताएंगे? यहाँ डिफाइन नहीं है कितने वर्ड्स हैं इन ब्लॉक। और एक और का आया था आंसर, हिमांशु, तुमने कैसे निकाला? वर्ड का बिट्स नहीं दिया डेफिनेटली। हाँ, हिमांशु ने कैसे निकाला? जवाब दो भाई। ब्लॉक ऑफसेट के 6 बाइट थे, तो उसका रेंज के लिए स्टार्टिंग से होगा वी हैव टेकन 6 बिट्स। ठीक है, देखो कई क्वेश्चंस में ना तुम्हें दे रखा होता है कि कितने वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर ब्लॉक में, दे नहीं रखा होता तो तुम कैलकुलेट कर पाते हो। ये जो हमारा करंट क्वेश्चन है इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ना ही हमें इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी कि हम बता सके कि कितने, ये जो 6 बिट्स है, ये 6 अलग अलग बिट्स है ना, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते यहाँ पे कि कितने बिट्स हमें बताएंगे कि वर्ड नंबर क्या है और कितने बिट्स हमें बताएंगे कि बाइट नंबर क्या है। नहीं बता सकते, बट हमें जरूरत ही नहीं है इधर। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट वर्ड है तुम्हारे पास, तो फर्स्ट वर्ड का एड्रेस ऑब्वियसली 00 ही होता है। स्टार्टिंग फर्स्ट वर्ड यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग का जो वर्ड है, स्टार्टिंग में जो भी होगा उसका एड्रेस 00 होगा। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट बाइट, स्टार्टिंग बाइट, वो भी 00 होगा। तो हमें मतलब ही नहीं है, सारे बिट्स को 0 कर दो यहाँ पे। हमें मतलब ही नहीं है कि 2 बिट्स वर्ड बता रहे थे या 4 बिट्स वर्ड बता रहे थे, कोई मतलब नहीं। वर्ड भी हमने पहला लिया, बाइट भी पहला लिया। बाइनरी में हम जो पहली चीज होती है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारे बिट्स 0 कर दो, तो ये फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट बाइट बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दो येलो वाले की जगह, तो तुम्हारे पास रिजल्ट क्या बनता है देखो। जो 0x7 2 4 5, ये तो यहाँ से सेम ही रहे, इनमें तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं। फिर ग्रीन वाला पोर्शन भी हमारे पास सेम रहा लगभग लगभग, ई आ गया, 8 आ गया। अब देखो जो 2 था ना, वो 2 येलो और ग्रीन पोर्शन दोनों में बंटा हुआ था। हमने येलो की वैल्यूज चेंज की तो शायद 2 की वैल्यू चेंज हो जाए। हमारे पास लास्ट के दो अगर मैं ये उठाऊं, ये वाला और ये वाला, हमारे पास थे 0010 0100। अब हमारे पास क्या बन चुका है, ये 00 तो ग्रीन वाले से हमने लिए, अब ये जो थे हमने इनको चेंज किया, हमारे पास ये भी 0000 बन चुके हैं। तो इसको अगर तुम डेसिमल में लिखोगे तो ये 0 बनता है, इसको लिखोगे तो 0 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस निकालना है, इसलिए हम सारे 0 से सारे 1 तक करेंगे। और यही पूछता कि लास्ट वर्ड का लास्ट बाइट क्या होगा, तो हम 1111 कर देते। अगर हमारे पास वर्ड नंबर दिया होता तो क्या करते, देखो इस क्वेश्चन में तो वर्ड नंबर दिया होता तो भी आंसर सेम ही आता। ठीक है, लेकिन अगर उसने बोला होता कि सेकंड वर्ड का कुछ बताओ या फिर सेकंड बाइट का कुछ बताओ, तो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी। अगर 24 की जगह 44 होता एंड में, अगर 24 की जगह 44 होता, 44 को हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, और 44 ऐसे लिखा जाता। अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो 01 तो कांस्टेंट रहते क्योंकि वो ग्रीन वाले बॉक्स का पार्ट बन जाते हैं, बाकी सब हम 0000 कर देते हैं। तो जो लास्ट में हमारा 800 आया, वो 800 नहीं आता, वो 840 आता। नहीं, 840 आता यार, 800 नहीं रहता। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तुमने 2 की जगह 4 लिखा है तो तुम्हारा सेट नंबर ही चेंज हो रहा है ना,
और अगर तुम्हारा ब्लॉक नंबर या सेट नंबर चेंज हो रहा है तो हर ब्लॉक नंबर हर सेट के पास अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। जो 800 है वो पर्टिकुलर उसी ब्लॉक के पास है। अगर तुमने सेट नंबर ही चेंज कर दिया तो उसके पास 800 वाला एड्रेस है ही नहीं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला सबको क्लियर हुआ ना? किस किस को क्लियर हुआ एक बार बोलना, और किस किस को नहीं हुआ तो वो ही बताओ कि क्या दिक्कत है इसमें। नितिन शर्मा को क्लियर है, वेरी गुड। चिराग को क्लियर, विपुल को क्लियर, खुशी को क्लियर, पीयूष, राहुल, हिमांशु, तन्मय, आयुष, शुभम, विपुल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन, सच सच बताना, क्वेश्चन में साफ साफ जो दे रखा था मैंने कुछ अलग किया? जो क्वेश्चन में दे रखा है मैंने सिर्फ वही लिखा। तुमने मेरे को करते वक्त भी देखा होगा, जो 32 KB कैपेसिटी दे रखी थी मैंने वो लिख ली, 64 बाइट का ब्लॉक दे रखा था वो भी लिख लिया, जो एड्रेस की फॉर्मेटिंग है टैग प्लस सेट नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट वो मुझे पता है। उसके बेसिस पे मैंने बस एड्रेस को एक्सपेंड किया और देखा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, मैंने वो उसको प्रोवाइड कर दिया, आंसर निकल गया। इजी है ना? किस किस को इजी लग रहा है? क्वेश्चन में जो दे रखा है बस वही करना, कुछ अलग से दिमाग भी नहीं लगाना होता न्यूमेरिकल्स में तो इनमें। बढ़िया। चलो आंसर सही है हमारा 7245 E800। ये सेम क्वेश्चन है, ये तुम खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी तुम्हें एक्स्ट्रा दे रही गई है कि 4 बाइट्स का वर्ड है, तो इसमें तुम लास्ट के 2 बिट्स जो है वो यूज करोगे बाइट नंबर बताने के लिए। ये वही क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि हाँ एक्चुअल में बाइट नंबर क्या होगा तुम्हारे। ठीक है। ये भी वही सिंपल से क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत बेसिक मैथ्स वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन, वरना हम फिर असाइनमेंट में ढूंढते हैं कोई अच्छे क्वेश्चन है तो। And here 44 and 35 respectively, if 35% of A is data accessible। ये मैं कराऊंगा, आज शाम को कराऊंगा इसको। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको करो। इसमें वो एल्गोरिदम्स लगेंगे जो हमने परसों पढ़े थे, और इसमें उसी की बात हो रही है शायद, सूडो एलआरयू की बात हो रही है ना? सूडो एलआरयू की बात हो रही है। करो इसको, सोल्व करो। इसका भी तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी क्वेश्चंस तुम कर लोगे। बस तुम सूडो एलआरयू वाला ट्री बना लो और उससे पता करो कि लास्ट में कौन सा ब्लॉक बचता है जिसको तुम एविक्ट आउट करोगे। बाकी तुम खुद से करना, सूडो एलआरयू का ट्री बनाओ और देखो कौन सा ब्लॉक है जिसको तुम एविक्ट आउट करोगे। एमपी के करवाएंगे आज शाम को कराएंगे। चलो मैं भी साथ साथ बनाता हूँ ट्री, ठीक है? ये तो गेम की तरह ले इसको, तो जो ट्री बनाने वाला क्वेश्चन है इसमें तो मजे आएंगे साथ में। देखो इन्होंने दे रखा है कि हमारे पास क्या क्या है, ए बी सी डी 4 वे एसोसिएटिव है,
तो 4 वे का मतलब कि एक बारी में तुम एक सेट के अंदर 4 ही चीजें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। एज्यूम कि ओल्ड कैशेस आर इनिशियली एम्प्टी, ठीक है, खाली थे। फिर हमने फिल करना स्टार्ट किया। फिल किस तरीके से करना स्टार्ट किया, जो इस ऑर्डर में दे रखा है, ए बी सी डी ए बी ई एफ। तो ए बी सी डी स्टार्टिंग के थे, इसलिए मैंने ए बी सी डी को ऐसे फिल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो ये मेरी सबसे बड़ी वाली नोट जो है, ये छोटी नोट्स जो बना रहा हूँ। यहाँ पे ए है मेरा, यहाँ पे बी है, सी है और डी है। ये लेवल देख लेना भाई, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने ए को एक्सेस किया, तो मेरा एरो जाएगा बी की तरफ, ये वाला एरो इधर जाएगा। तुम बनाओ, चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा, जिसको देखना है मेरे वाला सॉल्यूशन वो साथ साथ देखते रहे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। जो बना रहे हैं वो खुद से बना ले। सॉरी सॉरी।
ई और एफ के लिए कैसे किया? ई पे जो वर्ड पॉइंट हो रहा था उसे हटा दिया। डीबीसी। आयुष, तुम्हारा आंसर ये डीबीसीए जो है, ये मतलब कि लास्ट की ऑर्डरिंग है, ये क्या डीबीसीए? ओके ओके, मेरे को फिनिश करने दो। एक बार चेक करने दो यार। डीबीसीए गलत नहीं है? एफडीएसी आना, एफडीसीए। एफडीसीए नहीं आएगा क्या? मेरा एफडीसीए आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। एफडीसीए आएगा लास्ट में, सही है अपना। ठीक है, लास्ट में जो बनेंगी जो जो ब्लॉक्स बचे होंगे कैश के अंदर, वो होंगे एफ डी सी और ए। तो तुमने देखा किस तरीके से वर्क करता है? मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। ये बाइनरी ट्रीज हम बना कैसे रहे हैं? बस ना, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा जो एग्जाम में ना गारंटेड आएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गेमिफाइड सा वर्जन फील होता है इसको करते हुए। तो ये आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, वापस देखते हैं कि ये हुआ कैसे। देखो, इन्होंने ये पूरा का पूरा ना ऑर्डर दे रखा है कि कैश में ए बी सी डी ये किस तरीके से आ रहे हैं। तो पहले ए आया। ए जब आएगा तो तुम एरोस उल्टे कर दोगे, जैसे सर ने कर रखे हैं, मैंने डायरेक्टली कर लिया, क्योंकि
हो रहा था उससे, ठीक है। यहाँ से देखो, जब ए आया तो सर ने एरोज को उल्टी डायरेक्शन में कर दिया बाकी को। वैसे ही फिर बी आएगा अब नेक्स्ट में, तो जो एरो है वो बी से हट के ऊपर चला जाएगा। जो मैं लेवलिंग वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा था, जो मैंने यहाँ पे इधर किया है, ऐसा है कि दो ब्लॉक्स के बीच में ना मैं लेवल क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ए और बी के बीच में मैंने ये वाला लेवल क्रिएट किया, सी और डी के बीच में मैंने ये लेवल क्रिएट किया। ये नोड्स बना रहा हूँ मैं बेसिकली। फिर जैसे जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे को एक पर्टिकुलर स्पेशल नोड तक पहुंचना है जो कि सिंगल होगी। अब यहाँ पे मेरे पास दो नोड्स बनी, उन दो नोड्स के बीच में भी मैं एक नोड बनाऊंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 8 ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे करते करते 8, तो मैं ऐसे पहले 4 नोड्स बनाता, फिर इन नोड्स के भी नोड्स बनाता। 3 नहीं होंगी, हाँ, 2 ही होंगे। ये नोड जो है ये इनके साथ कनेक्टेड है, तो एक नोड यहाँ पे बनता है जो इनके साथ कनेक्टेड है, फिर एक नोड पेरेंट नोड बनती है जो इन दोनों के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं रुक जाता। अभी मेरे पास 4 थे तो मैंने टोटल 3 ही नोड्स बनाई, 2 लेवल 2 की और एक लेवल 1 की। ऐसे मतलब एक नोड यहाँ पे है, 2 नोड्स यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जैसे जैसे हम डेटा फिल कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने पहले ए को फिल किया। अगर ए को फिल किया तो ये वाला जो एरो है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये जो नोड थी, मान लो इसको मैं n1 बोल रहा हूँ, इसको n2 और इसको n3 बोल रहा हूँ। तो N2 से देखो, N2 पे खड़े हो जाओ, ठीक है। N2 पे देखो कि ए ऊपर आता है N2 के या नीचे आता है। अगर ए ऊपर आया है और सीपीयू ने ए की रिक्वेस्ट की तो तुम एरो नीचे कर दो। जब वैसे ही N1 पे खड़े हो जाओ, N1 पे देखो कि ए ऊपर आ रहा है तो एरो नीचे कर दो। अब मैंने एबीसीडी पहले ही फिल कर लिए थे, एबीसीडी के बाद वो मांग रहे हैं ए फिर से। एबीसीडी के बाद उन्होंने फिर से ए मांगा, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एबीसीडी लिखे, उन्होंने ए मांग लिया था फिर से। तो मैंने क्या किया कि ये इस नोड से देखा N2 से ए मांगा तो ए तो ऊपर है, एरो नीचे कर दिया मैंने। जो पेरेंट नोड थी, पेरेंट नोड से देखा कि यार ए तो ऊपर है, एरो मैंने नीचे कर दिया। फिर उन्होंने मांगा है बी वापस से, अब बी मांग लिया। तो इस नोड से देखा कि यार बी तो नीचे है, एरो ऊपर कर दो, जो पहले लगाया एरो वो उसको हटा दो। फिर इसके पर्सपेक्टिव से देखा कि यार बी चाहिए था, बी ऊपर है, तो एरो नीचे चाहिए, नीचे ऑलरेडी हो रखा है, चेंज करने की क्या जरूरत है। ऐसे करते करते हम करते गए। जब हमें पता चला कि ए बी सी डी तो थे ही, अब उसने ई को मांग लिया, ठीक है। अब ई जब मांगा तो ऑब्वियसली ए बी सी डी में से हमें किसी को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हम ई को एक अंदर ला सके। तो हम उसको बाहर निकालेंगे जिसकी तरफ पूरा एक पाथ बनता जा रहा हो। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे N1 से देखा, N1 से एरो चला N3 पे, N3 से चला C पे, एक पूरा पूरा एक पाथ बन रहा है। एक गिवन टाइम पे एक ही पाथ बन रहा होगा पूरा। तो जहां पर पाथ खत्म हो रहा है जो C है, तो हम C को बाहर निकालेंगे, E को यहाँ पे ले आएंगे। हमने सेम चीज बाद में फिर से गेम खेलते रहे। फिर हमें पता चला कि हमें एफ भी लेके आना है। तो हमने एफ के लिए देखा कि पाथ कहाँ बन रहा था। अब हमने देखा कि पाथ N1 से चले, N2 पे पहुंचे, N2 से चले ए पे पहुंचे, तो ए को बाहर निकालो, एफ को यहाँ पे रख दो। फिर गेम खेलते रहे। फिर हमें पता चला कि यार ए की रिक्वेस्ट वापस कर ली सीपी ने। अब ए तो हम ऑलरेडी बाहर निकाल ही चुके हैं। हमने फिर से देखा कि पाथ कहाँ बन रहा है। N1 से देखा कि हम N3 पे गए, N3 से डी पे गए, तो चलो डी को बाहर निकाल दो, ए को अंदर ले। ऐसे करते 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 हमने देखा कि हमारे पास लास्ट में जो वैल्यूज बच रही हैं, जो ब्लॉक्स बच रहे हैं, वो है एफ डी सी और ए। ये इस ऑर्डर में बच रहे हैं। ठीक है, समझ आया सबको? अरे आया कि नहीं आया रिप्लाईज? आ गया। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन किसने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन देखो, देख लेते हैं। बाकी मुझे लगता है कि सेशन एंड करने का टाइम आ ही चुका है। अच्छा, इस वाले को देखोगे ना तुम क्वेश्चन को, इसको वापस से देखना, जो लेक्चर 23 है, यानी कि हमारा वीक 6 का लेक्चर, मतलब थर्ड नंबर जो लेक्चर है, लेक्चर 23। इसको वापस देखना, तुम्हें पता चलेगा कि मिसेज कैसे हो रहे हैं। कंपलसरी मिस हम किसको बोल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट किसको बोल रहे थे, उस पर भी क्लैरिटी आएगी। आज ठीक है ना?
ये लास्ट क्वेश्चन। ये तो हो जाना चाहिए। अब जो हमने आज पहला क्वेश्चन किया है उससे क्लैरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन को करने की, तो तुम खुद से ट्राई करो इसको, ये तो हो जाएगा आराम से। हमने ये वाला जो क्वेश्चन किया ना, जिसमें हमने ब्लॉक ऑफसेट भी निकाला कि बिट्स कैसे यूज हो रहे हैं, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, इससे क्लैरिटी आ चुकी होगी अब तक तुम्हें। इसको करके देखना, वापस से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन तुमसे। कॉन्फ्लिक्ट में ए वाली केस, हाँ, जो ए को हमने बाहर निकाल दिया था और वापस लेके आए थे ए को, तो वो कॉन्फ्लिक्ट मिस था। चलो, और कोई डाउट है किसी को? किसी को भी कोई भी डाउट? नन। बाकी लोगों को? टैग डेटा एरे वाला, टैग डेटा एरे वाला क्या चीज है यार, थोड़ा एक्सप्लेन करना, किस चीज के बारे में कह रहे हो तुम? टैग डेटा एरे वाला इसी में 5th 6th वीक में, 7th में? हाँ हिमांशु, तुम जा सकते हो, इसमें है। टैग एंड डेटा एरे एक्सेस। ये क्वेश्चन तो तुमसे बेसिकली यही पूछ रहा है कि जो हमने पूरी एड्रेस जो पाइपलाइन किया था ना कैश को, उसके अलग अलग स्टेजेस की इसने वो दे रखी है कि कितना कितना टाइम लगेगा। तो तुम्हें लेटेंसी बतानी है तो तुम्हें उस हिसाब से ऐड करना है कि सीपीयू से जो रिक्वेस्ट निकली फिर उसका कितना टाइम लगा वापस आने में, तो वो लेटेंसी हो गई कैश की, कैश हिट की। और कैश मिस की भी लेटेंसी पूछे तो जब मिस हो रहा है तब कितना टाइम लग रहा है, तो वो कैश मिस की लेटेंसी हो गई। यार ये वही है, बेसिक मैथ्स है यार, ये तो करो। इसमें क्या पूछ रहे हैं, वो तुम्हें टाइम दे रखे हैं, तुम्हें अलग अलग टाइम्स को ऐड करना है कि कैश का जब हिट होगा तो कितना टाइम लग रहा है। लेटेंसी का मतलब यही है कि सीपीयू से रिक्वेस्ट निकली, उसी टाइम पे सीपीयू ने एक स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, और सीपीयू के पास जब डेटा आया तो उसी वक्त सीपीयू ने स्टॉप वॉच खत्म कर दी। तो वो टाइम जो स्टॉप वॉच पे आ रहा होगा वो क्या, वो टाइम किसके इक्वल होगा कि पहले कैश के पास रिक्वेस्ट गई, कैश ने सेट इंडेक्स नंबर निकालने में कितना टाइम लगाया, टैग कंपैरिजन में कितना टाइम लगाया, ब्लॉक ऑफसेट निकालने में कितना टाइम लगाया, फिर उसने जब फाइंड कर लिया डेटा उसके बाद रिटर्न करने में कितना टाइम लगाया, उन सबको ऐड करोगे तो कैश हिट लेटेंसी बन जाएगी। मैक्स फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, मैक्स फंक्शन हमने कहाँ पे यूज किया? It takes 3 nanoseconds to access a tag array value and 4.2 nanoseconds to access a data array. 1.3 nanoseconds to perform hit or miss comparison, and 1 nanosecond to return the selected data to processor. It is the cache hit latency of the system.
तो इसके अंदर 3 नैनो सेकंड्स तो आ जाएंगे टैग एरे वैल्यू के कंपैरिजन के लिए, और 1.3 नैनो सेकंड्स देखो ये कह रहा है कि जब तुम टैग को जो तुम्हारे पास मान लो पूरा एड्रेस है, उसमें से तुमने एक टैग की वैल्यू दे रखी है। अगर तुम उस टैग का कंपैरिजन कर रहे हो या फिर टैग एक्सेस कर रहे हो कि तुम्हारे ब्लॉक्स के क्या-क्या टैग्स हैं, तो उसमें 3 नैनो सेकंड्स लग रहे हैं तुम्हें। अगर तुम उधर से डेटा निकाल रहे हो, डेटा को एक्सेस कर रहे हो, तो 4.2 नैनो सेकंड्स लग रहे हैं और 1.3 नैनो सेकंड्स लग रहे हैं तुम्हें ये चेक करने में कि हमारे पास हिट है या मिस है। 1 नैनो सेकंड लग रहा है जो सिलेक्टेड डेटा है उसको प्रोसेसर के पास वापस लाने के लिए। क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज द कैश हिट लेटेंसी ऑफ द सिस्टम। कैश हिट लेटेंसी क्या होगी कि जब हमारा हिट हो रहा है तो हमारे कितना टाइम लग रहा है वापस लाने में। तो सबसे पहले तो हमारे पास टाइम लगेगा सीपीयू से रिक्वेस्ट जो उधर जाएगी कैश के अंदर। ये इन्होंने कुछ दे नहीं रखा कि कितनी जाएगी। थोड़ी सी मेरे को भी कंफ्यूजन लग रही है यार यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो 1 नैनो सेकंड डेटा रिटर्न करने का टाइम है ये तो कहीं पे ऐड भी नहीं किया। एटलीस्ट ये तो ऐड होना चाहिए ना, क्योंकि डेटा जो आ रहा है कैश से उसको आने में 1 नैनो सेकंड्स लग रहा है, तो इन्होंने कहीं पे भी उसको इंक्लूड नहीं किया। चलो कोई ना, ये मैं देख के बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा क्लैरिटी लेता हूँ इस पे फिर बताता हूँ। ठीक है, वो बताता हूँ मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर लूँ। मैं ऐसे ही कुछ गलत बता दूँ तो गलत कॉन्सेप्ट नहीं बनाना चाहता मैं क्लियर हो जाऊँ फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, चलो आज की मीटिंग एंड करते हैं। बाय गाइज।